नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही हमें सभी प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने यह पाठ 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अगला जो पाठ है ये 10 दिया गया है। 10 पाठ में है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। ठीक है, इसके बारे में यह पाठ के पूर्व की कुछ इस प्रकार से तैयारी रहती है। तो इसमें देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस हुए हैं ये भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, और इनके बारे में भी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इनके पात्र, इन्होंने जो पत्र लिखे हैं, और इन पत्रों के माध्यम से हम सीखेंगे कि पत्र के कितने अंग होते, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसका क्या संबंध होता है, किस श्रेणी में आते हैं, यह सारी चीज़ें। ठीक है ना, पत्र हमें कब किसको कौन से पत्र किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो ये पूरे पाठ में बताया गया है। अब इनके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमें परीक्षा में पूछे जाने, तो हम इनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखें, बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न एक दिया गया है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यह अव्ययी भाव है। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न इसका 2 है ऑब्जेक्टों में। यह दिया गया है सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया है। अब बताइए किसके बारे में लिखा है। लोकमान्य गंगाधर तिलक के बारे में लिखा गया है, तो इसका हमें यहाँ पे लिख देना है। मंडला जो जिला है, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सांत्वना देने का साधन था किताबें। इनको किताबों का ये अध्ययन करते थे, किताबें लिखते भी रहे हैं जेल में। तो इनको ये सांत्वना देती थी कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं दुनिया को कुछ दिखा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ दुनिया के लिए। तो ये इसको सांत्वना मिलती थी जब ये जेल में थे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 4 देखिएगा, और चौथे प्रश्न में दिया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं खून शब्द का अर्थ है खून देना, यानी होता है बलिदान देना। खून देना यानी बलिदान देना। ये बी वाला प्रश्न हम यहाँ पे उतार देंगे कि ये खून देने का मतलब होता है बलिदान देना। उन्होंने कहा मुझे बलिदान दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार कैसा होगा, औपचारिक अनौपचारिक। देखिए, हम जब अपने किसी को पत्र लिखते हैं तो वह अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र में आएगा। मित्र को पत्र लिखेंगे तो, ठीक है ना। चलिए, 2 प्रकार के पत्र होते हैं। यहाँ देखें, इनके खाली स्थान जो दिए गए हैं, इसमें देखें ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हमें खाली स्थान भरना है। अलीपुर केंद्रीय कारागार, आज़ाद सिंध फौज, सामाजिक आज़ाद हिंद फौज, कारीगर, मंडले सेंट्रल जेल, ठीक है ना, बर्मा सामाजिक जेल इत्यादि। ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए थे, इन शब्दों से हमें इनको भरना है। और यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे शब्द दिया गया है सामाजिक जेल चतुर्भुज। ठीक है ना। प्रश्न है चौथा, वो छठवां प्रश्न है। छठवें को यहाँ पढ़िएगा, और प्रश्न छठवें में लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी को मांडले सेंट्रल जेल, यानी जिनको बर्मा हैं, उसमें उनको वहाँ से पत्र लिखा था। प्रश्न 7 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को सुदृढ़ीकरण किया। समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ करके बना शब्द सामाजिक होता है। कारागार शब्द का अर्थ होता है जेल। कारागार यानी जेल। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है। 4 भुजाओं वाले को क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। तो ठीक है, ये छोटी सी बात होती है जो आपको गणित में भी पढ़ाई जाती है। चलिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 11वें प्रश्न है कि आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। पत्र का आरंभ आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, उसका आरंभ पूछा गया है, तो यहाँ लिखेंगे पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। यहाँ लिख देंगे नेहरू छात्रावास है, अपना जो स्थान है जहाँ हम रह रहे हैं, इंदौर। और यहाँ पर इंदौर 5/6 जो भी उसका अन्य उसका पता रहता है, कहना चाहिए, तो वो हम अपने मकान का पता डाल देते हैं कि इंदौर में हम इस जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसमें प्रश्न दिया गया है, इसका प्रश्न क्रमांक ये 12वां प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। तो उनका नारा था जय हिंद, दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने इस प्रकार से एक नारा बोला था। प्रश्न 13 देखिए, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था। तो गीता भाष्य ग्रंथ जो है, उन्होंने उसका प्रणयन लोकमान्य तिलक ने अपने कारागार के दौरान मांडले जेल में किया था। कौन सी जेल, मांडले जेल, इसका नाम था मांडले जेल। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें प्रश्न 14वां दिया गया है कि हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है।
हर्षित इत है ना। तो इसे इत प्रत्यय वाले शब्द और भी लिखिए। तो गर्व धन इत गर्वित, प्रफुल्ल धन इत प्रफुल्लित। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें इन शब्दों में इत प्रत्यय लगा करके बनाना है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक या 15वां दिया गया है। 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। यहाँ देखिए जो मांडले जेल है इसमें जो है जीवन है अच्छे से नहीं बीतता है। तो मांडले जेल में जो है वह परिवेश है बहुत कष्टकारी है। क्यों? मांडले जेल का परिवेश लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसने गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में दूध भरी हवाओं से बचाव नहीं होता है। जब हवाएं चलती हैं और पानी गिरता है, वर्षा होती है, धूप, किसी प्रकार से इसमें कोई बचाव नहीं होता है। धूप में धूप गर्मी लगती रहती है, ठंड में ठंड लगती रहती है, वर्षा होती है तो पानी भी वहाँ से रिसता ही रहता है। इस प्रकार से ये यहाँ मांडले जेल का परिवेश बहुत कष्टकारी है। प्रश्न 16 देखिए, तिलक के किन किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए, ऐसा क्यों? तो देखिए उनकी अद्वितीय नेतृत्व, राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहसिक योगदान के लिए विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति के स्थान उनको मिलना चाहिए, ऐसा अपना विचार है। चलिए प्रश्न 17वां देखिए। 17वां में दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर बताया है। तो देखिए लोकमान्य तिलक को मधुमेह की बीमारी थी, तब भी वे इतने कठोर कारावास में साहसपूर्वक रहे, जिसमें नौजवानों को शिकायत थी। सभी नौजवान उनकी शिकायत करते रहते थे कि ये ऐसी जेल है, वैसी जेल है, यहाँ गड़बड़ है ना। तो उन्होंने वहाँ क्या साहसपूर्वक रहे और ये नौजवान वहाँ पे नहीं रह पाते थे। जबकि अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 18वां दिया गया है। इसमें है कि लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। तो जो उनका जेल का जीवन है, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ व्यतीत किया। तो इतने कठिन परिश्रम में कारावास में भी उन्होंने गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया। वे यहाँ 6 वर्ष तक रहे। उन्हें यहाँ शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। वे एक कमरे में एकाकी रहते थे, यानी किसी से बोलते नहीं थे, अपने रहे आते थे बस। उनका वहाँ पे इस प्रकार से जीवन व्यतीत हुआ। यदि आपको कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे। यदि देखिए हमें भी ऐसा करना पड़े तो हम कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो हम उस समय का उपयोग पढ़ाई करने में, पौधों को पानी देने एवं वे क्रियाएं जो कि मेरी हॉबी हैं, जैसे कि गायन है, हम गाना नहीं जानते, गायन सीखेंगे, नृत्य, इनमें समय व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार से आप भी जो चाहेंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 20वां दिया गया है। इसमें है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जोड़ने के लिए एक पत्र लिखिए। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मन की बात के बारे में कहा है। तो यहाँ देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं आपकी मन की बात कार्यक्रम में अपनी बात जोड़ने का एक अवसर प्राप्त करने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। मैं साइबर सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह विषय हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। कृपया मुझे इस अवसर के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें और आपकी प्रतिक्रिया का मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद। और यहाँ अपना नाम लिखते हुए संपर्क विवरण, ठीक इतना लिख देंगे हम। यदि इस प्रकार से हमें अपनी बात जोड़ने के लिए हम ये प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप आगे इसी प्रकार से समझना चाहते हैं, सभी विषयों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल पर यदि नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और जो है आप प्रत्येक पाठ को प्ले करके समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको निश्चित ही सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। आपको वीडियो निश्चित ही पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।